नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए, हम आपको इस वीडियो में 1, 2, 4, 6 नंबर वाले प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और देखिए, इस वीडियो का ये पार्ट 1 है जिसमें हम आपको सभी चैप्टरों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद आएगा पार्ट 2, उसमें भी हम आपको सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करके बताएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 1 नंबर के पूछे जाएंगे। और देखिए, यहाँ पे ये विकल्प दिया हुआ है। चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो 144 दिया हुआ है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड का ये रेखा बनाएंगे और इसमें लिखेंगे 144। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या सम है, तो अगर लास्ट में संख्या सम होता है तो 2 से काटते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 7 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या सम है, फिर से इसको 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 एक जगह, 2 6 के 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या सम है, यानी कि 6 जो है सम संख्या, फिर से 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ पे एक जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में जो संख्या है, यानी कि सम है, फिर से 2 से काटेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18। अब देखिए जो 9 आया है, यह एक विषम संख्या है। ये जो 9 है 3 से कटेगा। चलिए, इसको 3 से काटते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9। अब देखिए जो 3 है, इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, ये जिसको काटे हैं यहाँ पे, इसको गुणा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 144 बराबर, यहाँ पे जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ हो जाएगा 2 और देखिए यहाँ पे 3 2 बार है। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3, फिर इसके बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4, यानी कि 4 बार 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 4, फिर गुणे। और देखिए यहाँ पे 3 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो पावर में 4 है, यानी कि घात जो 4 है और ये जो घात जो 2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। यानी कि ये जो ऊपर का घात है 4 और 2, इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि इन दोनों घातों का योग हो गया 6। तो इसमें जो विकल्प है, ये जो डी नंबर विकल्प है, ये सही है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए, इसके बाद क्या करते हैं, ये जो दूसरा नंबर प्रश्न है, इसको पहले पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 2 संख्याओं का योगफल और उसका अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्या होगी। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा है यदि 2 संख्याओं का योगफल, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 संख्या यहाँ पे मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ लिख रहे हैं माना पहली संख्या। देखिए यहाँ लिख रहे हैं माना पहली संख्या x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी। देखिए यहाँ लिख रहे हैं दूसरी संख्या, यहाँ पे हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या को x मान लिए हैं और देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या को y मान लिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योगफल। देखिए यहाँ पे 8 दिया है, योगफल मतलब होता है जोड़ना, तो x और y को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योगफल, यहाँ पे 8 दिया है, तो इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस y बराबर आ जाएगा 8। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा है
उसका अंतर, यानी कि इसी दोनों का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, यानी कि इन दोनों का घटाना जो दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8। समीकरण 2 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है तो y से y कट जाएगा, एक x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे 10 में भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 10/2। इसको काटेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 × 5 = 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मान 5 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो x बराबर 5 आया है, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। चलिए इधर रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 ये है, इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 5 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 8। 5 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर, यानी कि 8, इसको उधर फेंकेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे y बराबर 8 में 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y का मान 3 आया है और यहाँ पे यानी कि x का मान 5 आया है। अब इसके बाद देखेंगे इस विकल्प में कहाँ पे यानी कि 5 और 3 है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो बी नंबर है यही इसका ऑप्शन सही है। ये आपको दोनों अगर अच्छे समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए इन दोनों को मिटा करके यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले इन दोनों को मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस तीसरे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। यानी कि जो चारों विकल्प है इसमें से कौन सा यानी कि समांतर माध्य होगा, यही हमें बताना है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 1 से 10 तक सम संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 1 से लेके 10 तक सम संख्या जो होगा यहाँ पे यानी कि होगा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 होगा। यानी कि आपको पता होगा 1 से और 10 तक के जो सम संख्या आएगा 2, 4, 6, 8, 10 आएगा, ये आपको पता होगा, इसको लिख लिए हैं। अब देखिए इसके बाद यह संख्या कितनी बार है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या। देखिए यहाँ लिख रहे हैं संख्या बराबर यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे समांतर। देखिए यहाँ लिख रहे हैं समांतर माध्य बराबर। ठीक, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समांतर माध्य बराबर, ये जो संख्या है सम संख्या 1 से लेकर 10 तक के बीच का, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यानी कि ऊपर लिख करके जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जितना बार ये संख्या है 5 बार, उस 5 को नीचे लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, इस सभी संख्या को जोड़ेंगे तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 30, फिर नीचे हो जाएगा 5। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, यानी कि यहाँ पे 6 आ गया है।
अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो डी नंबर है यही इसका विकल्प है। ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। यानी कि हम लोग को क्या करना था, समांतर माध्य निकालना था। तो समांतर माध्य कौन सा निकालना था, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के बीच का जो सम संख्या है उसका हमें समांतर माध्य निकालना था। तो सबसे पहले क्या किए हैं, 1 से 10 तक सम संख्या जो है यहाँ पे लिखे हैं। तो एक तो सम संख्या नहीं है उसको छोड़ दिए हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसको लिख लिए हैं। और ये जो संख्या कितनी बार, यानी कि संख्या 5 बार है, 5 लिख लिए हैं। समांतर माध्य बराबर होता है, यानी कि जितना ऊपर संख्या दिया होता है उन सभी संख्या को जोड़ते हैं और जितना बार दिया रहा है उतना बार में क्या करते हैं, इसमें भाग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जोड़े हैं और 5 से इसमें भाग कर दिए, 6 बार में ये कट गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये चौथा नंबर बताते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। यानी कि जो चारों विकल्प है इसमें जो है m का मान कौन है वही हमें बताना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो समीकरण दिया इसको पहले उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² और यहाँ पे हो जाएगा -12, यानी कि x + m बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसको उतारने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, अब देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ पे x² और यहाँ पे x², इसके आगे a है, इसके आगे 3 है, तो a बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इसके आगे b है और इसके आगे -12 है, तो यहाँ पे b बराबर हो जाएगा -12 और c बराबर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि m हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है के मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर होते हैं तो समझ लीजिए d बराबर 0 दिया हुआ है। अब इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे होता है d बराबर b² - 4ac। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, d के स्थान पे 0 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर b की जगह पर रखेंगे -12, तो यहाँ हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पे -4 गुणे a की जगह दिया 3 लिखेंगे, फिर गुणे c की जगह हो जाएगा m, तो यहाँ लिखेंगे m। अब इसके बाद यहाँ पे यानी कि 0 लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा और यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12 और यहाँ हो जाएगा m। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो 12m है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12m बराबर 144। अब इसके बाद क्या करेंगे, 12 से 144 में भाग करेंगे। चलिए इधर करते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि m बराबर 144 बटे हो जाएगा 12, फिर यहाँ लिखेंगे m बराबर 144 को 12 से भाग करेंगे तो ये 12 कम 12 हो जाएगा और 144 जो है 12 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक, देखिए यहाँ पे m का मान आया है 12। अब देखिए इसमें जो है डी नंबर विकल्प सही है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ के मूल बराबर हैं। समझ लीजिए जब मूल बराबर दिए रहेंगे द्विघात समीकरण में तो समझ लीजिए d बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोनों प्रश्न। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, तीसरा और चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे मिटा करके इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां और 6वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस 5वें नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो cosec थीटा का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है। अब चलिए पहले इसको हल करते हैं। हल करके देखेंगे इसमें से कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 cot थीटा बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए 3 से क्या करेंगे, 4 में भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा cot थीटा बराबर 4/3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद
यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से। अब देखिए त्रिभुज बनाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे cot थीटा बराबर दिया है यानी कि 4/3, तो यहाँ पे होता है एक फार्मूला लाल बटा क का यहाँ पे होता है। अब देखिए यहाँ पे cot थीटा बराबर 4/3 दिया है। ये जो लास्ट में है आधार बटा लंब, यानी कि ए से आधार होता है, ल से लंब होता है, तो आधार बटा लंब। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आधार का दिया 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 और लंब के स्थान पर दिया है 3। और देखिए ये कर्ण नहीं दिया है, तो क्या करेंगे इस कर्ण का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पैथा, देखिए लिख रहे हैं पैथागोरस, पैथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पैथागोरस प्रमेय को लिखेंगे, तो यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पे लंब का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कर्ण के स्थान में कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्थान पे दिया है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस आधार का दिया 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9, प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25। फिर यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा कर्ण बराबर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर्ण के स्थान पर रखेंगे 5। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कौशिक थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा लंब। अब इसके बाद बराबर लगाएंगे, कर्ण के स्थान पर दिया है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर बटा लगाएंगे, लंब के स्थान पर दिया है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है यही ये सही है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस छठे नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 2 कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 2 कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या, इसके उल्टा मान करके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद अब इसके उल्टा यहाँ पे मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना 2 कर्ण में 3 एक परिमेय। देखिए लिख रहे हैं यानी कि माना 2 कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 2 कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके उल्टा मान लिए हैं। यहाँ पे लिखे हैं माना 2 कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 कर्ण में 3 बराबर a बटा b, और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ। देखिए लिख रहे हैं जहाँ a और b दोनों सभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो लिखे हैं जहाँ a और b दोनों सभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है b को भाग करेगा और b जो है a को भाग करेगा, और ये किसी संख्या को भाग नहीं करेगा, ये a और b आपस में ही भाग बस होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे 2 से, यानी कि इस b वाले में नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण में 3 बराबर यानी कि a बटा 2 b हो जाएगा। अब देखिए जो आया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है समीकरण नंबर 1, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदी में इसके बारे में लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको पढ़ करके हम आपको अच्छे से बताएंगे। चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हम आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 से हमें यह पता चलता है कि a बटा 2b एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि कर्ण में 3 भी एक परिमेय संख्या
होनी चाहिए, मगर हम जानते हैं कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे यह पता चलता है कि हमने जो अभिधारणा माना था वह गलत है। 2 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, फिर से इसको पढ़ करके हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, समीकरण 1 से हमें यह पता चलता है कि a/2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़े हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से हमें यह पता चल रहा है कि जो इधर वाला यानी कि दाएं साइड में जो a/2 भी दिया है वह एक परिमेय संख्या है। यहाँ से यहाँ तक वही लिखे हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि करनी में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है a/2b, यह एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके यानी कि ये बराबर के इधर जो करनी में 3 दिया है ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ तक वही चीज़ लिखे हैं। फिर इसके बाद लिखे हुए हैं, मगर हम जानते हैं कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, मगर हम लोग जानते हैं कि जो करनी में 3 है यह एक अपरिमेय संख्या है। फिर देखिए इसके बाद यहाँ लिखे हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमने जो अभिधारणा माना था वह गलत है। 2 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो माने थे हम लोग वह गलत हो गया है। और यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, 5वां और 6वां नंबर दोनों मिटा करके इसके बाद 7वां और 8वां नंबर उतार करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7वां नंबर पर उतारे हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिंदुओं ए कोष्टक में -1, 7 कोष्टक बंद तथा बी कोष्टक में 4, -3 कोष्टक बंद को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बिंदु बी बिंदु। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे चित्र बना रहे हैं। मान लीजिए यह ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए बिंदु का जो निर्देशांक दिया है यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि -1 और यहाँ पे दिया हुआ है 7। और देखिए बी बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे 4 -3। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजित करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु P है और देखिए यहाँ पे लिखा है 2:3 है। तो ये जो A और P का जो दूरी है यहाँ पे 2 है। और देखिए यहाँ पे P से B की जो दूरी है यानी कि 3 है। तो यानी कि 2:3 में ये विभाजित हो गया है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो A बिंदु है और B बिंदु है, ये जो A बिंदु का यानी कि -1 है और ये 7 है, x1 y1 इसको लिखते हैं। ये जो B बिंदु है, ये जो पहला वाला 4 है, x2 y2 लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर यहाँ हो जाएगा -1, y1 बराबर हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा x2 बराबर यानी कि 4 और यहाँ हो जाएगा y2 बराबर -3। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2:3 में विभाजित हुआ है। ये जो 2 है इसको हम लिखते हैं m1 और ये जो 3 है इसको लिखते हैं m2। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि जो P बिंदु है इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे P बिंदु, देखिए लिख रहे हैं P बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ लिख रहे हैं P बिंदु के निर्देशांक। अब इसके बाद यहाँ पे फार्मूला होता है
यानी कि एक्स वाई बराबर यहाँ होता है कोष्टक में यानी कि m1 x2 प्लस यहाँ हो जाएगा m2 x1 फिर बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2 फिर यहाँ हो जाएगा m1 और यहाँ हो जाएगा y2 फिर प्लस m2 और यहाँ हो जाएगा y1 फिर बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे x y और यहाँ हो जाएगा बराबर, अब इसका कोष्टक लगाएंगे। m1 की जगह दिया है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे x2 की जगह दिया है यहाँ पे 4 तो यहाँ लिखेंगे 4 फिर हो जाएगा प्लस m2 की जगह दिया है 3 तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे x1 की जगह दिया है यानी कि -1 तो यहाँ जाएगा -1 फिर बटा लगा देंगे। m1 के दिया है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2 फिर प्लस m2 की जगह दिया 3 तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे m1 की जगह दिया है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे y2 की जगह दिया -3 तो यहाँ जाएगा -3 फिर यहाँ जाएगा प्लस m2 की जगह दिया है 3 तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे y1 की जगह दिया है 7 यहाँ लिखेंगे 7 फिर बटा लगा देंगे। m1 की जगह दिया 2 तो यहाँ जगह 2 प्लस m2 की जगह दिया 3 यहाँ हो जाएगा 3 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा x y फिर बराबर, अब इसके बाद यहाँ पे यानी कि कोष्टक बनाएंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा 3 फिर यहाँ हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो 5 फिर देखिए यहाँ पे गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस में और यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस में 3 7 21 हो जाएगा फिर बटे में जाएगा यानी कि 3 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा x y फिर यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि 5/5 और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि 15/5। फिर देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे x y फिर बराबर, इसको काटेंगे 5 1 कम 5 5 1 कम 5 इसको काटेंगे 5 3 15। अब देखिए इसको तुलना करें तो x बराबर हो जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P बिंदु का निर्देशांक जो आया है यहाँ पे आया है 1 और यहाँ पे आया है 3। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर इसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, ये भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न साड़ी का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि जो साड़ी है इसका हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। अब चलिए इस साड़ी को पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है बारंबारता जो है 3 है, 10 है, 11 है, 9 है, 7 है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे एक साड़ी बना लेते हैं। साड़ी बनाने के बाद क्या करेंगे, उसमें हम आपको हल करके बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले साड़ी को बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे साड़ी बना लिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो है ये पहला वाला जो वर्ग अंतराल पहले इसको लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। देखिए लिख रहे हैं वर्ग अंतराल। ठीक, अब देखिए वर्ग अंतराल में यहाँ पे 0 से 10 है तो यहाँ लिखेंगे 0 से 10, इसके बाद 10 से 20 है तो यहाँ लिखेंगे 10 से 20, फिर यहाँ पे 20 से 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 30 से 40, फिर यहाँ हो जाएगा 40 से 50। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है बारंबारता तो यहाँ लिखेंगे बारंबारता। ठीक, अब देखिए बारंबारता लिखने के बाद क्या करेंगे, जो संख्या है इसको इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 10 11 9 7 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माध्यमान। देखिए लिख रहे हैं माध्यमान। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि FI और यहाँ पे हो जाएगा XI गुणे में हो जाएगा ये। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो बारंबारता जो है इसको हम लोग लिखते हैं FI और ये जो माध्यमान इसको लिखते हैं XI। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे माध्यमान यहाँ पे निकालेंगे इसमें से। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 0 में अगर हम लोग 10 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 में 10 जोड़ रहे हैं और 2 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 10 10 और देखिए नीचे हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो संख्या है 10 और 20 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 + 20। इसमें क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, फिर बटे में जाएगा 2, इसको काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा तो यहाँ आ जाएगा यानी कि 15। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, अब देखिए यहाँ पे 20 में यानी कि 30 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 + 30, इसमें क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 50 बटा आ जाएगा यहाँ पे 2, इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 + 40, नीचे हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे 70 बटा 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 35, तो यहाँ लिखेंगे 35। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए यानी कि 40 में 50 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40 + 50, इसमें 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 बटा 2, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45, तो यहाँ लिखेंगे 45। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि ये जो 0 है और ये जो 10 है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, माध्य मान निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, ये वाला मान निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके यानी कि 2 से भाग करेंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा। यानी कि इन सभी का जो माध्य मान है इस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Fi गुणे Xi, यानी कि Fi और यहाँ पे Xi जो है इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 × 15 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 150 और देखिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पे 25 में 11 से गुणा करते हैं, हो जाएगा 5 2 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 7 2 यानी कि 275 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 45 और यहाँ पे 9 3 27 28 29 30 31, यहाँ हो जाएगा 315। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 7 35 7 4 28 29 30 31 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 315। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 9 45 का 5 हासिल आ गया, 4 9 3 27 28 29 30 31 सही है। अब इसको देखिए गुणा करेंगे तो 7 5 35 35 का 5 हासिल 3 7 4 28 29 30 31। ठीक है, ये दोनों जोड़ लिए हैं यानी कि गुणा कर दिए, इसमें ये आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो Fi का मान है यहाँ लिखेंगे समेसन Fi बराबर, इसको जोड़ेंगे 40 आएगा। अब देखिए इन सभी का जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे समेसन Fi Xi बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1070। ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा 1070 ही आएगा। अब चलिए एक बार क्या करते हैं, देखते हैं क्या गुणा सही हुआ है। देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 5 आया था, इन दोनों को जोड़कर भाग किए थे, इन दोनों को जोड़ के भाग किए थे 15 आया था, इन दोनों को जोड़ के भाग 25 आया था, इन दोनों को जोड़ के भाग किए थे तो यहाँ पे यानी कि 35 आया था, इन दोनों को जोड़ के भाग किए थे तो 45 आया था। और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा किए, 3 5 15, इससे गुणा किए तो 150, इससे इसमें गुणा किए हैं तो 275 आया, इससे इसमें गुणा 9 45 का 5 हासिल 4 9 3 27 28 29 30 31 ये सही है। फिर यहाँ पे इससे गुणा किए 5 7 35 का 5 हासिल 3 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 7 4 28 29 30 31। ठीक है, ये सही है पूरा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे माध्य बराबर सूत्र लिखते हैं तो यहाँ होता है माध्य बराबर समेसन Fi Xi बटा समेसन यहाँ होता है Fi बराबर। अब देखिए यहाँ पे समेसन Fi Xi का मान ये है तो यहाँ लिखेंगे 1070, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे समेसन Fi का मान दिया 40 तो यहाँ लिखेंगे 40, फिर बराबर लगाएंगे, ये 0 0 काट देंगे। अब 107 में हम 4 से भाग करेंगे, चलिए यहाँ पे भाग करते हैं, यहाँ हो जाएगा 107 और यहाँ लिखेंगे 4 तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर 7 उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि 4 के 4 4 के 5 4 से 24 तो यहाँ लिखेंगे 4 6 24, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 ये कट जाएगा, दशमलव यहाँ हो जाएगा 0। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 4 का पहाड़े में यानी कि 4 को 4 4 9 4 3 16 24 4 28 4 7 28 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 26 दशमलव ये यानी कि 7 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर पर उतारे हुए हैं। अब चलिए इसको पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना पहली, देखिए लिख रहे हैं माना पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा x। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरी। देखिए लिख रहे हैं दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा यानी कि x+2। ठीक है, ये आपको पता होगा कि पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x होता है और दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x+2 होता है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जिनके वर्गों का योग 290 हो, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग यानी कि दोनों का जोड़ दिया है 290। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी कि इन दोनों का योग दिया है 290। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यानी कि x का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² फिर प्लस, और देखिए इसमें a+b का होल स्क्वायर लगेगा तो यहाँ लिखेंगे a² प्लस ये 2 हो जाएगा b² फिर प्लस यहाँ होता है सूत्र में 2 एक जगह दिया है x गुणे b जगह होता है 2 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 290 फिर यहाँ हो जाएगा x² फिर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² फिर प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 फिर प्लस इन तीनों का गुणा करते हैं हो जाएगा 4x फिर बराबर हो जाएगा 290। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x² फिर प्लस 4x को इधर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x, इस 4 को उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा 290 - 4, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x² फिर प्लस 4x बराबर 290 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 86। अब देखिए इन दोनों में 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x² फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2x फिर कोष्टक बंद फिर बराबर हो जाएगा 286। अब देखिए 2 से क्या करेंगे 286 में भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 2x बराबर 286 बटा हो जाएगा 2, फिर यहाँ लिखेंगे x² प्लस 2x बराबर, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 2 चौका 2 3 6 तो यहाँ आ जाएगा 143। अब इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x, ये प्लस है तो माइनस में आएगा, इधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 143 बराबर हो जाएगा 0। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यह गुणनखंड बन रहा है। अब हमें क्या करना है, यानी कि ऐसा कोई दो संख्या का गुणा करना है कि गुणा करने पर 143 आए, उसी दो संख्या को घटा देने पर यानी कि -2 आए। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अगर हम 13 में गुणा करेंगे 11 से तो यहाँ पे आ जाएगा 143, और देखिए यहाँ पे 13 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 के स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 11 फिर यहाँ हो जाएगा x फिर 143 हो जाएगा माइनस फिर बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिखेंगे x² फिर हो जाएगा प्लस x से गुणा करेंगे दोनों में तो यहाँ हो जाएगा 13x और यहाँ हो जाएगा माइनस में 11x फिर माइनस 143 फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 13 फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ से -11 कॉमन है तो -11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और देखिए 11 पहाड़ में 143 यानी कि 13 बार में आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 13, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस हो जाएगा फिर बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि ये जो दोनों सेम है इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 13 एक कोष्टक में यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि अगले कोष्टक में ये x और माइनस में 11
यहाँ पे लिखेंगे एक कोष्टक में, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 11, फिर कोष्टक में फिर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 0 एक बार इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x प्लस 13 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बाद एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 11 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो 13 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बार और माइनस में 13। अब देखिए जो 11 माइनस में इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ आ जाएगा x बराबर प्लस में 11। ये जो माइनस में 13 इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और ये जो प्लस में 13 आया है इसी से हमें मतलब है। तो देखिए यहाँ पे पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x बराबर आ गया 11, तो यहाँ लिखेंगे पहली, देखिए लिख रहे हैं पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 11। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे दूसरी, देखिए लिखिए दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ हो जाएगा यानी कि x प्लस 2 जो है यहाँ पे लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, x के स्थान पे 11 है तो यहाँ लिखेंगे 11 प्लस 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। तो पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 11 हो जाएगा और दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 13। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको मिटा करके यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 4 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंकों से बनने वाली, यहाँ पे लिखा 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना पहली संख्या। ठीक, देखिए यहाँ लिख रहे हैं माना पहली संख्या x है और यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। ठीक, देखिए लिख रहे हैं दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा y। ठीक, देखिए यहाँ पे ये 2 संख्या को मान लिए हैं। अब देखिए इतना मानने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार यहाँ पे यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दिया है 9। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y बराबर हो जाएगा 9। योग मतलब होता है जोड़। देखिए यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दिए हैं और यहाँ पे दिया हुआ था 9 तो यहाँ 9 लिख दिए हैं। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यदि संख्या, देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं संख्या जो होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि संख्या होता है 10x प्लस y होता है, ये संख्या होता है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, यानी कि जो संख्या है इसका अंक अगर उलट दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरे प्रश्न के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा 10y प्लस x। देखिए यहाँ पे इस संख्या को उलट दिए हैं, y को इधर कर दिए, x को इधर कर दिए हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है उलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से। देखिए यहाँ पे नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से, ये मूल संख्या है तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस y मूल संख्या से 27 अधिक है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 27 अधिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को इधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10y प्लस x, इसको इधर फेंकेंगे तो माइनस में 10x हो जाएगा, फिर माइनस में y हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 में से 1x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 9x और देखिए यहाँ पे 10y में से 1y घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे प्लस में 9y, फिर बराबर हो जाएगा 27। अब देखिए इसमें 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे जाएगा कोष्टक में माइनस में x प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि 9 बाहर आ गया है, फिर बराबर हो जाएगा 27। 9 से 27 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा 27/9, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 9 1 कम 9 9 3 27, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए जो आया इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ए भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ये है, इसको नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 9। अब ये समीकरण 2 इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस 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 माइनस प्लस माइनस होता है तो ये कट जाएगा, 1y हो जाएगा 2y, तो यहाँ लिखेंगे 2y बराबर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 3 12। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 12 में भाग कर देंगे। चलिए इधर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 12/2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y का मान आ गया है 6। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 6 आया है इस जो समीकरण वाला 1 है इसमें रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ये है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पे यानी कि 6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 फिर बराबर हो जाएगा 9, इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 6 फिर x बराबर हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x का मान आ गया है 3 और देखिए यहाँ पे y का मान 6 आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए जो संख्या है 10x प्लस वाई, तो यहाँ लिखेंगे संख्या, देखिए लिख रहे हैं संख्या, यहाँ हो जाएगा 10x प्लस वाई फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10 गुणे x के स्थान पे 3 है 3 लिखेंगे, फिर प्लस y के स्थान पे 6 तो यहाँ हो जाएगा 6 फिर बराबर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 10 में 3 से गुणा 10 3 30 आ जाएगा, फिर प्लस में 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो संख्या आया है यानी कि 36 आया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 11वां नंबर जो लिखते हैं वह आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 6 नंबर के पूछे गए हैं। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं तब उसको उतारते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 6 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस चलो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ये वृत्त बना रहे हैं, बस चलो ध्यान समझिए। देखिए ये वृत्त है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21 सेमी त्रिज्या वाले, देखिए यहाँ पे ये जो वृत्त है ये 21 सेंटीमीटर यानी कि ये त्रिज्या वाला क्या है, यानी कि ये वृत्त है, इसका जो यानी कि त्रिज्या 21 है। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करता है। ये जो केंद्र का है ये 60 डिग्री कोण बना रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आंतरिक करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु है यहाँ से क्या किए हैं 21 सेंटीमीटर का यानी कि त्रिज्या वाला एक यानी कि त्रिज्यखंड खींचे हैं यहाँ से, ये पूरा जो है यहाँ से। ठीक है, ये आपको जो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से और ये वाला जो है इसी का हमें पहले क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, त्रिज्या यानी r बराबर दिया है 21, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या। देखिए लिख रहे हैं त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 21
और देखिए यहाँ पे कोण यानी कि थीटा बराबर दिया है 60, तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए हमें पहले क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये आपका त्रिज्यखंड है, इसका पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे पहला नंबर, यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड। देखिए लिख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है यानी कि थीटा बटा 360 और यहाँ हो जाएगा गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे, थीटा की जगह 60 लिख देंगे, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा 360, फिर गुणे पाई का मान होता है 22/7, फिर गुणे देखिए यहाँ पे आर की जगह दिया है 21, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ हो जाएगा 21 गुणे 21, फिर बराबर देखिए 0 0 काट देंगे, 6 हो जाएगा 36, 7 से काटेंगे 21 में 7 तरीके 21, 3 से काटेंगे 6 को, तो यहाँ जाएगा 3 दूनी 6 और देखिए यहाँ पे यानी कि 2 से काटेंगे यहाँ पे 22 को तो 11 आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 11 और गुणे में 21, तो यहाँ लिखेंगे 11 गुणे यहाँ हो जाएगा 21। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 231 मीटर। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस बिंदु से और इस बिंदु तक क्या करें, मिला रहे हैं। अब देखिए जो जीवा है ये वाला, इसको जीवा बोलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जीवा द्वारा बनाए गए, ये देखिए जीवा है, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो एरिया है ये आपका वृत्तखंड है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड में देखिए यहाँ पे इस पूरे त्रिज्यखंड में से देखिए यहाँ पे इस पूरे त्रिज्यखंड में से ये जो त्रिभुज है इसको घटा देंगे। चलिए यहाँ पे ये जो दूसरा है इसको निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर और यहाँ हो जाएगा यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड में से यानी कि इस त्रिभुज को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड। देखिए लिख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस यहाँ हो जाएगा यानी कि त्रिभुज। देखिए लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है यानी कि 231, यहाँ लिखेंगे 231 फिर माइनस और देखिए यहाँ पे त्रिज्या का क्षेत्रफल होता है यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे यानी कि 1/2 आर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। और देखिए जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए यही फार्मूला लगता है। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, अब लिखेंगे 231 फिर माइनस 1/2 हो जाएगा, फिर गुणे आर की जगह दिया है यानी कि 21, यहाँ लिखेंगे 21 गुणे यहाँ हो जाएगा 21 फिर यहाँ हो जाएगा गुणे साइन और देखिए थीटा के स्थान पर दिया है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे 231 फिर माइनस और देखिए यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा यानी कि 441 फिर गुणे और देखिए यहाँ पे साइन 60 का मान होता है यानी कि यहाँ पे करनी में 3/2 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 231। अब इसके बाद देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करें, नीचे नीचे गुणा करें, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 441 करनी हो जाएगा 3 फिर बटा लगा देंगे, नीचे के नीचे गुणा करें 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है यही इसका आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यहीं करके छोड़ देंगे। ठीक, अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। एक्चुअली सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 12वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई 5 कोष्ठक में 3 प्लस करनी में 3 कोष्ठक बंद मीटर है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद अब चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे चित्र हम एक बनेगा उसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे ये एक मंदिर है। ठीक, इसकी जो ऊंचाई है देखिए यहाँ पे ये है 15 मीटर। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30। ठीक, यानी कि अब ये जो मंदिर है और देखिए उस यानी कि कुछ दूरी बाद एक सड़क है, सड़क के बगल में यानी कि एक यहाँ पे भवन बना है। ठीक, अब ये जो भवन बना है मंदिर का ये जो पाद बिंदु है और यहाँ पे लिखा हुआ है भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और देखिए भवन का ये शीर्ष है। तो क्या करेंगे, इस मंदिर के शीर्ष से और भवन के शीर्ष से क्या करेंगे, मिला देंगे। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से मिलाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 30 डिग्री का। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। देखिए यहाँ पे यानी कि जो भवन का ये पाद बिंदु है यहाँ से ये जो कोण बन रहा है यानी कि ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए इसको ऐसे मिला लेंगे। अब देखिए अगर ये 15 है तो समझ लीजिए ये भी आपका 15 मीटर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, अब इसको हम लोग ए लिखेंगे, इसको हम लोग बी लिखेंगे, इसको हम लोग सी लिखेंगे और इसको लिखेंगे डी और इसको लिखेंगे ई। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊंचाई है इस भवन का इसको हम लोग x मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे त्रिभुज। देखिए यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ए डी ई में, तो यहाँ लिखेंगे ए डी ई में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है यानी कि 10 थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। और देखिए थीटा का जगह पे 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब की जगह दिया है x, तो यहाँ हो जाएगा x फिर बटा लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे आधार की जगह पे नीचे वाला जो है यानी कि a और d दिया है, तो यहाँ लिखेंगे a d। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10 30 का मान होता है 1 बटा करनी में 3 होता है, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा x फिर बटे हो जाएगा a d। अब देखिए तिरिये गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a d बराबर यहाँ हो जाएगा करनी में 3 और यहाँ हो जाएगा x। ठीक, अब देखिए जो आया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए a यानी कि ए सी बी लेंगे। देखिए ये त्रिभुज जो बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ए सी बी में। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ये हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा यानी कि ये हो जाएगा आधार, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटा आधार, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जिसका थीटा कोण जो बना है यानी कि यहाँ पे 45 डिग्री का है, तो यहाँ लिखेंगे 10 45 बराबर लंब की जगह पे कितना दिया यानी कि लंब की जगह दिया है। देखिए यहाँ पे ये लंब है ये आपका दिया हुआ है यानी कि 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 फिर बटा और देखिए आधार की जगह दिया है BC, तो यहाँ पे लिखेंगे BC। अब यहाँ पे देखिए 10 45 का मान 1 होता है, फिर बराबर लगाएंगे आपको जगह 15 बटा BC। अब इसके बाद यहाँ पे 1 के नीचे 1 लगाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा BC बराबर 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए जो आया है आपको हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे A और D जो है BC के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं AD बराबर है यानी कि यहाँ पे BC के। देखिए यहाँ पे AD बराबर है BC के और देखिए यहाँ पे AD का जो मान है वो BC की जगह पर रख सकते हैं, चाहे BC का जो मान रहेगा AD की जगह पर रख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं यानी कि ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण। देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में AD के स्थान पर
BC का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए जो समीकरण नंबर ये एक इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे AD बराबर, यहाँ हो जाएगा करनी में 3x। अब देखिए यहाँ पे AD बराबर है BC के। अब देखिए BC का मान आया है 15, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 15 बराबर यहाँ हो जाएगा करनी में 3x। अब देखिए करनी में जो 3 है इसमें भाग करेंगे 15 में, तो यहाँ हो जाएगा 15 बटा करनी में 3 बराबर x। फिर यहाँ लिखेंगे 15 बटा करनी में 3। अब हरों का परिमीकरण करें तो करनी में 3 से ऊपर, करनी में 3 से नीचे, फिर बराबर हो जाएगा x। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा करें तो यहाँ हो जाएगा 15 करनी में 3, फिर बटा लगाएंगे, करनी में करनी गुणा करें करनी हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर x। 3 से काटेंगे इस 15 को, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा करनी में 3 और यहाँ हो जाएगा बराबर x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x का मान आया 5 करनी में 3। और देखिए यहाँ पे बोला था यानी कि यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई जो है इतना मीटर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि ये जो भवन का ऊंचाई है ये वाला x और ये वाला इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे भवन। देखिए लिख रहे हैं भवन की ऊंचाई, यहाँ हो जाएगा बराबर यानी कि x प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि 15, फिर बराबर लगाएंगे, x का मान ये आया है तो यहाँ लिखेंगे 5 करनी में 3 प्लस हो जाएगा 15। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यानी कि ये कॉमन लेंगे यहाँ पे 5, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा करनी में 3 प्लस 3 मीटर। ठीक, अब देखिए ये जो आया है यही हमें सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे ये आ गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।